तेरी यही कहानी। यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए शुक्रिया। आज तकदीर ने हमें कहां से कहां पहुंचा दिया है। आज हम अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। इस बैग में पूरे 10 लाख रुपए हैं और ये सब तुम्हारे हो सकते हैं अगर तुम मेरा कहना मान लो तो। क्या तुम्हारी बेटी को जलाकर मार दिया और पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखा? ये कैसे हो सकता है? वो कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को मारा नहीं है, उसने आत्महत्या की है। मुझे ऐसा लगता है मधु भाभी और प्रोफेसर एक दूसरे को पहले से जानते हैं। ये आप क्या कह रही हैं दीदी? हाँ अली, मैं चाहती हूँ कि तुम सेवराम जी से जाकर मिलो। इनकी बेटी ने आत्महत्या की, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहती है और सबसे बड़ा सबूत है उन्हीं के हाथों से लिखा हुआ ये सुसाइड नोट। लाइए, बिल मुझे दीजिए। आपको दे दूं? लेकिन क्यों? ताकि मैं इस बिल को अदा करके आपको यहां से डिस्चार्ज करवा सकूं। किरण, किरण जी, जी मेरे टेबल पर एक फाइल रखी थी, वो फाइल नजर नहीं आ रही, कहाँ है? मुझे क्या मालूम, जाकर देखो, तुमने अपने फाइल में रखी होगी। दीदी मैं अभी अपने फाइल सॉर्ट आउट कर रही थी, उसमें नहीं है। उसमें नहीं तो गई कहाँ? पता नहीं, तुम भी उठाकर कहीं भी रख देती हो। अरे कहीं ये तो नहीं, देखिए। हाँ यही है, ये तो मेरे टेबल पर थी, यहाँ कैसे आई? जरूर तुमने रखी होगी। दीदी बात क्या है, आप थोड़े दिनों से इतनी परेशान क्यों हैं? एक लड़की थी अनीता, उसके ससुराल वालों ने उसे जलाकर मार दिया। ये देखो, ये लेटर। लेकिन इस लेटर में तो ये साफ साफ लिखा है कि अनीता ने आत्महत्या की। फिर आप ये कैसे कह सकती हैं कि उसके ससुराल वालों ने उसे मार डाला? नहीं किरण, तुम नहीं जानती इन दहेज की लालची लोगों को। जलाने से पहले ये लेटर उसे जबरदस्ती लिखवाया गया है। लेकिन दीदी आपके पास इसका क्या सबूत है? सबूत है किरण, मैं उस लड़की की माँ से मिली थी। बेचारी कितनी परेशान थी, कितना रो रही थी। वो कह रही थी जब लड़की देखने आए थे तो बहुत खुश थे, कह रहे थे हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन शादी के बाद उनकी डिमांड्स बढ़ने लगी और लड़की को टॉर्चर करने लगे वो लोग। दीदी ये सब तो आजकल होता रहता है, लेकिन आप खामखा क्यों परेशान हो रही हैं? किरण, आज अनीता मरी है, अगर हम लोग उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे तो ना जाने कितनी लड़कियां मरेंगी। किरण तुम देखना, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। आइए आइए। ये रहा मेरा गरीब खाना। वैसे यहाँ कोई कीमती सामान तो है नहीं। आई जस्ट डोंट नो आप अपने आप को यहाँ एडजस्ट कर पाएंगी भी या नहीं। इंसान के दिल में जगह होनी चाहिए। घर में क्या है क्या नहीं ये मायने नहीं रखता। आज आप गरीब हैं, कल अमीर भी हो सकते हैं। इंसान का वक्त तो उसके कर्मों से बदलता रहता है। कितने अच्छे ख्यालात हैं आपके। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाता हूँ प्लीज। सॉरी, ये आपका ब्रीफकेस। एक मिनट, जहां तक मुझे याद पड़ता है जब आपका एक्सीडेंट हुआ तब तो आपके साथ कोई ब्रीफकेस नहीं था। तो फिर ये ब्रीफकेस किसका है और उसमें क्या है? ये ब्रीफकेस हॉस्पिटल में आकर आपके पिताजी ने मुझे दिया था। ब्रीफकेस में 10 लाख रुपए है। What? जरूर उन्हें मुझे लेके कुछ गलतफहमी हुई है। क्या कहा उन्होंने आपसे? जरूर गलत अल्फाज इस्तेमाल की होंगी। आप ये पैसा उन्हें वापस कर दीजिए। एक बात पूछूं? पूछिए। जब आपके पास ये 10 लाख रुपए थे तो हॉस्पिटल का बिल जो सिर्फ 7,000 रुपए था, उसे अदा करने के लिए आपने इस रकम को इस्तेमाल करना क्यों मुनासिब नहीं समझा?
जब मैंने इन पैसों को एक्सेप्ट ही नहीं किया तो फिर मैं इन्हें खर्च कैसे कर सकती थी? हाँ डैड, निशांत बोल रहा हूँ। मैं फौरन आपसे मिलना चाहता हूँ, मुझे कुछ जरूरी बातें करनी है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। आप यहाँ आराम से बैठिए, जस्ट बी कंफर्टेबल। मैं डैड से मिलकर आता हूँ। डैड, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप मेरा पीछा करना छोड़ दीजिए प्लीज, लेकिन आप है कि साई की तरह मेरा पीछा किए जा रहे हैं। बेटे, अगर तुम मेरी जगह होते तो शायद तुम भी यही करते। नहीं, हरगिज नहीं। मैं ऐसा कभी नहीं करता, क्योंकि आपकी और मेरी सोच एक हो ही नहीं सकती। इस दुनिया में हर इंसान को अपनी जिंदगी जीने का हक है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये बात हमारे देश के संविधान में भी दी गई है। देखो निशांत, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही चाहता हूं कि तुम एक लायक आदमी बनो। और लायक आदमी बनने के लिए पैसा कमाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जिसके पास पैसा है उसी को इज्जतदार और लायक आदमी कहा जाता है। सॉरी डैड, जब तक आप अपनी विचारधारा नहीं बदल लेते, मेरा और आपका मिलन संभव नहीं है। ये बात तुम आज कह रहे हो बेटे, लेकिन कुछ साल के बाद तुम ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होता चला जाएगा। और तेरे ही कहानी, और तेरे ही कहानी। ये बात तुम आज कह रहे हो बेटे, लेकिन कुछ साल के बाद तुम ऐसा नहीं कहोगे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वैसे वैसे तुम्हें मेरी बातों पर यकीन होता चला जाएगा। बेटे, जिंदगी में मैंने जितने उतार चढ़ाव देखे हैं ना, उतनी तो अभी शायद तुम्हारी उम्र भी नहीं हुई है। खैर, आगे तुम्हारी मर्जी है, जो चाहो करो, लेकिन एक बाप होने के नाते मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। क्या करूं? इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। इतनी आसानी से मैं हार नहीं मानूंगा। डैड, लगता है आपको हारने का बड़ा शौक है। क्यों डैड, व्हाई? माना कि बिजनेस की जंग में आप हमेशा जीतते आए हैं, लेकिन जिंदगी की जंग में मुझसे हारने पर क्यों उतारू? अपना कीमती वक्त मुझ पर बर्बाद करने की बजाय अगर आप अपने अरबों करोड़ों रुपए के बिजनेस पर लगाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। अरे हाँ, एक बात तो मैं भूल ही गया। आप प्लीज यहीं ठहरिए, मैं अभी आता हूं। ये रहे आपके 10 लाख रुपए।
अपना कीमती वक्त मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। गुड बाय। अरे अनिल, अरे सेवाराम, तुम अच्छा हो, रास्ते मिल गए। कैसे हो मैं भाई? तुम्हारे पास ही आ रहा था। हाँ बोलो। सेवाराम, यार मैं बहुत टेंशन में हूँ। टेंशन में? हाँ, लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम किसी से कहोगे नहीं। टेंशन में हो, मुझसे वादा लेते हो कि बात किसी को मत बताना। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, लेकिन यार बात क्या है? सेवाराम, तुम तो जानते हो कि मैं दिल्ली गया हुआ था, और जब मैं दिल्ली से वापस आया तो मधु घर से भाग गई थी। क्या मधु घर से भाग गई? किसी से झगड़ा हुआ क्या? देखो, अभी हमारे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें ये सारी बातें बताऊं, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कैसा वादा? कि जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम किसी से नहीं कहोगे। ठीक है यार, मैं वादा करता हूँ, लेकिन बात क्या है? बात यह है सेवाराम कि तुम्हें मधु के घर जाना होगा और यह पता करना होगा कि मधु अपनी माँ के घर में है या नहीं, और मधु अगर वहां भी नहीं है तो उसकी माँ को यह शक नहीं होना चाहिए कि तुम उसके बारे में पता करने आए हो। ठीक है, मैं मधु के घर जाकर सब पता करता हूँ, फिर तुम्हें घर पे आके बता देता हूँ। सेवाराम, हमने वो घर छोड़ दिया है। क्या तुमने वो घर भी छोड़ दिया? ये भी एक लंबी कहानी है। खैर, वो सामने चौल देख रहे हो? हाँ। वो शकील भाई की चौल है। उसमें रूम नंबर 2 में आजकल हम लोग रह रहे हैं। तुम्हें जो भी बताना हो तुम हमें वहां मिल सकते हो। ठीक है, मैं पता लगाकर तुम्हारे घर पे आता हूँ। ओके, बाय। मधु घर से भाग गई और इन्होंने घर भी छोड़ दिया। मामला बहुत सीरियस है। आखिर बात क्या है? और तेरी यही कहानी, और तेरी यही कहानी। बेटा बहुत अच्छा करते हो जो तुम मिलने आ जाते हो। माँ, ये मेरा अपना ही घर है। जब मेरी इच्छा होती है आपके हाथ की गरम गरम चाय पीने की, तो मैं मिलने के बहाने आपके पास आ जाता हूँ। बेटा सेवाराम, तुम्हारी बातें बड़ी मजेदार होती हैं, सबको खुश कर देती हैं। वो लड़की कितनी खुश नसीब होगी जिससे तुम शादी करोगे। बेटा सेवाराम, मैं तो कहती हूँ अब तुम भी शादी कर लो। कहो तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की ढूंढ दूँ। शादी और सेवाराम की? ना माँ ना, मेरे से जो शादी करेगी वो रोएगी। मैं आजाद पंछी की तरह इधर से उधर से इधर उड़ता रहता हूँ, फिर मैं शादी के बंधन में क्यों फंसूं? बेटा आखिर कब तक ऐसे रहोगे? घर गृहस्थी तो एक ना एक दिन बसानी ही पड़ेगी। अब तुमने अपनी मुंह बोली बहन मधु की भी तो शादी करवाई, उसका भी तो घर बसाया है ना। बेटा सेवाराम, आज मधु बेटी की बहुत याद आ रही है। कई दिन हो गए उसे मिले हुए। प्रोफेसर साहब ने भी उसकी कोई खबर नहीं दी। न जाने वो मुझे याद करती भी होगी या नहीं। कहीं वो बीमार तो नहीं? जो बातें मैं तुम्हें बताऊंगा वो तुम किसी से नहीं कहोगे। हाँ माँ, मधु और अनिल से मिले मुझे भी बहुत दिन हो गए। बस मैं 1-2 दिन में जाता हूँ, मधु का हालचाल देखकर आपको खबर देता हूँ। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। बाय। अनिल, चाय। अनिल, तुमने सेवाराम जी से बात की?
कि प्रोफेसर मधु को पहले से जानता था या नहीं? नहीं दीदी, मैंने उससे अभी प्रोफेसर के बारे में पूछना अच्छा नहीं समझा। मैंने उसे मधु की माँ के घर भेजा है। अगर मधु अपनी माँ के घर पे नहीं है तब मैं उससे पूछूंगा। ठीक है। क्या हाल है? अरे सेवाराम, आओ। क्या हुआ, मधु अपनी माँ के घर पे है? नहीं यार, मधु अपनी माँ के घर में नहीं गई। मधु की माँ की बातों से मुझे जाहिर हुआ कि मधु कई दिनों से अपनी माँ से मिलने नहीं गई। यार आखिर बात क्या, मुझे साफ साफ बता। सेवाराम, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, सच सच जवाब देना। क्या प्रोफेसर और मधु एक दूसरे को पहले से जानते थे? हाँ, मधु और प्रोफेसर आपस में एक दूसरे को पहले से जानते थे, क्योंकि प्रोफेसर मधु के कॉलेज में पढ़ाता था। लेकिन ये बात तुमने आज क्यों पूछी? सेवाराम, अक्सर प्रोफेसर मेरे पीछे मेरे घर आता रहा है। हमने भेजा था उसे। तुमने? क्यों? अनिल, दरअसल बात यह है, मधु की माँ को मधु से मिले हुए बहुत दिन हो गए थे और वो मधु के बारे में उल्टे सीधे सपने देख रही थी। जब हम दोनों मधु से मिलने तुम्हारे घर पे आए तो तुम्हारी माँ और बहन ने हमें बोला कि मधु तो अनिल के साथ फिल्म गई है और आज सारा दिन बाहर घूमेंगे, खाना भी बाहर खाएंगे, रात को लेट हो जाएंगे। हम उनकी बातों से वहाँ से चले तो आए, लेकिन बाहर आकर मधु की माँ को यकीन नहीं हुआ और मुझे बोलती रही कि बेटे, मेरा मन नहीं मान रहा कि मधु सुखी है। लेकिन जब मैंने तुम्हें मोटरसाइकिल पर अकेले बाजार में देखा तो मुझे भी पूरा यकीन हो गया तुम्हारी माँ बहन ने हमसे झूठ बोला। लेकिन झूठ क्यों बोला? हमें मधु से क्यों नहीं मिलने दिया? इसलिए हमने अपने दोस्त प्रोफेसर को तुम्हारा दोस्त बनाकर तुम्हारे घर भेजा ताकि वो मधु की खबर हमें देता रहे। लेकिन प्रोफेसर ने हमें बताया, अनिल, मधु तुम्हारे घर में सुखी नहीं, उस पर बहुत अत्याचार जुल्म होते रहे। मैंने कितना गलत सोचा था प्रोफेसर के बारे में, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि एक बार प्रोफेसर से मिल लिया जाए। हो सकता है उसे कुछ मधु के बारे में मालूम हो। ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि प्रोफेसर से मिल लिया जाए तो चलो मिल लेते हैं। पानी गर्म हो गया होगा, आप कहे तो बाथरूम में जाके रख दूं? अरे नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं खुद पानी बाथरूम में रखकर नहा कर आता हूँ। ठीक है। आप बैठिए। कपड़ा बेटी सुन, इधर आ। हाँ माँ। काफी देर हो चुकी है, अनिल अभी तक नहीं आया। माँ, आज अनिल से मिलने सेवाराम जी आए थे। मैं अपने कमरे में बैठ के सब सुन रही थी। उसने बताया कि वो अपने दोस्त प्रोफेसर को अनिल का दोस्त बना के हमारे यहाँ भेजा ताकि मधु का हालचाल वो बता सके।